इसी तरह से जहाँ सरकार दावा करती है कि वो गौ रक्षा करेंगे, लेकिन जितने भी गौशाले बने हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं गाय असुरक्षित हैं तो उन गौशालों में ही है। इसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। धान की रुपाई का समय है, ज़्यादातर नहरें सूखी पड़ी हैं, ट्यूबवेल के लिए समय से बिजली नहीं मिल रही है, या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसके सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए, अब देखना है कितना पूरी करते हैं। तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है, कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बुनियाद नहीं। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखें उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए हैं। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे, और शायद ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोग को क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने की बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरडी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलकर हम लोग कराएंगे। सर, जिला पंचायत और सरकारी अस्पतालों का दवाएं नहीं होने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। समय से बिजली नहीं मिल रही है, या आ रही है तो केवल मामूली समय के लिए आ रही है। उसके सुधार के लिए भी हम लोग अधिकारियों से उम्मीद लगा के आए, अब देखना है कितना पूरी करते हैं।
तहसीलों का भ्रष्टाचार चरम पे है। कोई पैमाइश नहीं हो रही है जिसमें भ्रष्टाचार की बूंद आती हो। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आश्वासन दिया है हालांकि अधिकारियों ने, अब देखें उस आश्वासन को कहाँ तक वो पूरा करते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है, लगाते ही फूक जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की क्षमता अपर्याप्त है, उसकी ओर भी हम लोग अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करके आए हैं। एक जो सगड़ी तहसील में, सगड़ी और गोपालपुर विधानसभा में, विशेषकर दिवारा इलाके में जो अक्सर बाढ़ आती है, उसकी तरफ भी हम लोगों ने प्रशासन लोगों को चेताया है कि समय से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर लें, क्योंकि बाढ़ आने के बाद अगर व्यवस्थाएं जुटाने में लगेंगे तो फिर कोई भी जनता को लाभ उसका नहीं मिल पाता है। इन समस्याओं की ओर भी हमने ध्यान आकर्षित कराया है सभी साथियों। जितने भी ब्लॉक हैं, ये ब्लॉकों के जो सभागार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी और कार्यकर्ता बैठकों के अड्डे बन गए। इसके लिए भी हम लोग सख्ती के साथ कह के आए, अगर इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो उसका हम लोग जम के विरोध करेंगे। ये ब्लॉक या सीडीओ दफ्तर या डीएम दफ्तर, ये सरकार और जनता की सेवा के लिए है, ये किसी दल की राजनीति खड़ी करने के लिए नहीं है। और जनता का मूड भी मैं समझता हूँ लोग भांप चुके होंगे और शायद ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएंगे और लगाना चाहिए। इसी तरह से गन्ना किसानों की भुगतान की समस्या है। बहुत सारे गन्ना किसान हम लोगों को क्षेत्र के दौरे पे मिले जिनका भुगतान नहीं किया। हालांकि जिलाधिकारी महोदय अपनी तरीके से दूसरी बातें बता रहे थे कि लोन है, ये है, वो है। इन बातों से न जनप्रतिनिधियों को मतलब है, न जनता को इन समस्याओं से मतलब है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो चीनी मिल का मैनेजमेंट हो वो भी सरकार के अधीन है, या बजट देना वो भी सरकार को देना है। और सरकार की अगर मंशा ही किसान विरोधी है तो उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में अगर गन्ने का भुगतान नहीं होगा तो किसानों के साथ हम लोग आंदोलन के रास्ते पर खड़े दिखाई देंगे। अगर पुलिस थाने की बात करें, पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरडी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलकर हम लोग कराएंगे। सर, जिला पंचायत सरकारी अस्पतालों का दवाएं नहीं होने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह से तमाम टेस्ट से लेके हर तरह की समस्याएं दी जा रही हैं। आज हम लोग लिखित दे के आए हैं, समय आने पर ज़रूरत पड़ेगी तो स्थलीय निरीक्षण करके भी और आप मीडिया के साथियों के साथ जाकर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको बेनकाब करके कम से कम सरकार को विवश कर देंगे कि वो इन समस्याओं का समाधान करें। सर, बात दवाओं की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव ने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जो दवाओं के काफ़ी प्रिंट रेट ज़्यादा है, उसको लेकर एक ज्ञापन भी आपको सौंपा गया है और सांसदों को उन्होंने ज्ञापन भेजा है। क्या उसे भी संसद में उठाया जाएगा? इस तरह का मुद्दा किस तरह का? बिल्कुल मार्जिन 90% की मार्जिन है जी, सर। बिल्कुल उन तथ्यों की पूरी जांच करके सदन में भी आवश्यकता होगी जरूर उठाएंगे। सड़क दुर्घटना वो पीजीआई में जो चाहिए। सर, आजमगढ़ सदर हॉस्पिटल में प्लाज्मा और रक्त का जो मशीनें हैं उसको व्यवस्थित करने की, वो उनकी भी खराब स्थिति है, तो क्या उसका भी आप
देखेंगे, ध्यान दें। बिल्कुल, सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं, उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया है, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नज़र ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सर एक चीज़ पूछना था सर, पहले बारिश में नगर पालिका की जो बदहाली है वो सबके सामने आ गई है, तो नगर पालिका को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ सारी समस्याओं में नगर पालिका की भी समस्याएं हैं, मेंशन और भी है। समस्याएं हैं। नगर पालिका की समस्या हम अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे। एक सर बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की जो शिक्षकों की ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए बिल्कुल, उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हों, चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है। शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है। रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी की जितने भी समस्याएं हैं, हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है, बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है, और उस जनादेश में भी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है। उस संघर्ष में यहाँ से लेके, सड़क से लेके और संसद तक, विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक सर। आजमगढ़ की राजनीति का जो गौरव है, जो इसकी शानदार परंपरा है, वो परंपरा ही अलग है। और जहां आप सबने मुझे सौभाग्य दिया है, मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और इस कम उम्र में दिया है, तो मैं समझता हूं मेरे लिए न केवल सौभाग्य का विषय है, बल्कि आजमगढ़ के लोगों के बीच रह के राजनीति की शानदार परंपरा को सीखने का भी मुझे बहुत सौभाग्यशाली अवसर मिला है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस मंच पे मुझे मौका मिला, मैंने इस बात को कहा, और आज चुनाव जीतने के बाद भी मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि जो आजमगढ़ जिसकी शानदार परंपरा रही, स्वर्गीय चंद्रजी जी, स्वर्गीय रामदेव जी से लेके सदैव नेताजी आदरणीय अखिलेश जी से लेके स्वर्गीय ईश्वर जी से लेके जो देश के बड़ी बड़ी हस्तियों ने जहां इस शानदार जिले का प्रतिनिधित्व किया होगा, ऐसे मौके पर ऐसे प्रतिनिधित्व की इस परंपरा को, मैं गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करता रहूंगा। ये मैं अपने सभी आजमगढ़ वासियों को विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ, मैं वकील साहिबानों के जितने भी वकील साहिबानों के मैंने वक्तव्य सुने, मैं समझता हूँ सभी लोगों ने, सदैव नेताजी ने जो आजमगढ़ की तरक्की का जो शुरुआत की, जो बुनियाद रखी, आज अखिलेश जी ने उस बुनियाद को जो आगे किया है, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि जिस क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव नेताजी के लिए, जिस क्षेत्र के लोगों के दिल में इतना बड़ा सम्मान हो, आज अखिलेश यादव जी के लिए सम्मान हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा का जब मुझे गौरव और अवसर मिला है, तो मेरे लिए बहुत न केवल सौभाग्य की बात है, बल्कि बहुत ही जिम्मेदारी की भी बात है। और मैं आजमगढ़ के लोगों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी संपूर्ण क्षमता तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। आप सबके मार्गदर्शन की मुझे हर पल और हर समय जरूरत पड़ेगी, ये मैं अपने बड़े और अनुभवी लोगों से जरूर अपील करना चाहता हूँ। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो मार्गदर्शन होगा, आपकी जो उम्मीदें होंगी, आपका जो भरोसा और विश्वास होगा, उस विश्वास पर खरा करने में अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा। सभी आजमगढ़ वासियों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तेरे आज इस मौके पर जहाँ इस भवन के लिए स्वर्गीय रामदेव जी ने शुरू किया था, हमारे अभियंता साथी कह रहे थे इस काम के अलावा सब समाजवादियों का काम है, मैं उनको करेक्ट करते हुए कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय बाबूजी रामदेव जी भी समाजवादी मुख्यमंत्री थे जिस समय उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी। इसलिए ये आजमगढ़ की तरक्की में जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों की देन है।
और आज जो बाहर के लोगों ने एक उम्मीद जताई है सत्य नेताजी के नाम पर एक हॉल की जो मांग रखी है बाहर के हमारे अधिवक्ता साथियों ने, मैं सहर्ष न केवल स्वीकार करता हूँ बल्कि मैं अपने को सौभाग्यशाली इस बात को मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ में आपने इतनी कम से कम कुछ ताकत दी जिसकी बदौलत सत्य नेताजी के नाम पे हम लोग कुछ कर सके। ये आप ही की दी हुई ताकत है और ये ताकत का इस्तेमाल आप ही की तरक्की और आपके सम्मान और आप ही की सुविधाओं के लिए होना है। इसलिए मैं न केवल आपकी मांग को स्वीकार करता हूँ बल्कि मैं अपील करता हूँ बेहतर से बेहतर हॉल जो भी बन सकता हो, सबसे बेहतरीन संस्था जो बनाए उस बेहतरीन संस्था से न केवल बेहतर हॉल बनाना है, हम अपनी सांसद निधि भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो अपने एमएलसी साहिबानों से भी मांग लेंगे। आदि गुरुआ जी भी सदन के विधायक हैं, जरूरत पड़ेगी हम उनसे भी मांगेंगे। लेकिन अधिवक्ता साथियों का ऐसा हॉल बनना चाहिए जो सत्य नेताजी का जैसा नाम है उसी तरह का गौरवशाली हॉल बने। ये अध्यक्ष जी आपकी जिम्मेदारी बनती है। फंड जुटा के देना मेरा काम है, बेहतर से बेहतर बनवाने की जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बाहर के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से लेके हमारे पूर्व पदाधिकारियों की है। और बहुत ही शीघ्र आप बढ़िया एस्टीमेट बनवाइए और अधिवक्ता साथियों की जो जरूरत की चीजें हैं उसके अनुसार आप डिजाइन करें जिससे कि हॉल केवल हॉल न रहे, उसका सदुपयोग और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा उपयोग जो जरूरत हो आप सबकी उसके अनुसार डिजाइन कराइए। पैसा जुटाने का काम, पैसा जुटाने का काम आप मुझ पर छोड़िए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी जरूरतों के नेताजी के नाम पे बेहतर से बेहतर हॉल बनाइए। ये हमारी सारे बाहर के पदाधिकारियों से प्रार्थनाएं, अपील है, निवेदन है। और अभी तो शुरुआत है। आज जिस समस्या से हम और आप इस हॉल में जिस समस्या से जूझ रहे थे, मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के दौरान कम से कम 15 बार बिजली जा चुकी है। अभी 1 घंटे पहले हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलकर आए और इसी बात की शिकायत करके आए। आप सोचिए, यहाँ तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, किसानों की क्या स्थिति होती होगी इतने ट्रिपिंग के बाद, उनकी खेती की सिंचाई नहीं हो पाती। ऐसी ये सरकार है, ये एकदम अजीब है, गरीब सरकार है, किसी की चिंता नहीं है। जहां हमने अपने से आगे चले आपके अधिवक्ता कल्याण के लिए एक फंड बनाया था, बाबा जी ने वो फंड भी रोक दिया। चैम्बरों की जो योजना सत्य नेताजी बनाई थी, आपने अखिलेश ने आगे बढ़ाई, उसको भी रोकने का काम कर दिया। जो आपके बीमे की स्कीम थी उसको भी रोकने का काम कर दिया। तो हर तरीके से सरकार ने हर वर्ग को सताया है। पता नहीं पैसा कहाँ ले जा रहे हैं, कोई खुश नहीं है। न सरकारी कर्मचारी खुश है, न अधिवक्ता खुश है, न व्यापारी खुश है, न तमाम तरीके की जो हमारे संविधान प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की हो, जिलाधिकारी की हो, डीजीपी की हो, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर की हो, शुरुआत ऊपर से हो तब टीचरों पे आए। ये क्या बात हुई कि ऊपर के लोगों को सारी छूट है, शिक्षकों के ऊपर केवल दबाव बनाएंगे, तो ये चीज समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। देवारा क्षेत्र में 33 विद्यालय हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं और यहाँ पे डिजिटल के लिए शिक्षकों पे दबाव डाला जा रहा है। नहीं, वो व्यवहारिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। ठीक सर, बाढ़ के लिए कुछ बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल, बाढ़ के लिए मैं क्या क्या है और एक कॉपी अभी जो ज्ञापन हम लोग देखे हैं उसकी कॉपी भी हम सारे मुद्दों की सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारे विधायक रहे फूलपुर से आदरणीय श्याम बहादुर जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित देवरांचल के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम सब समाजवादी साथी आप सब ने जो माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाया है, जो मान बढ़ाया है और मुझे लोकसभा तक भेजने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करने आया हूँ, धन्यवाद देने आया हूँ। और साथ ही संचालक महोदय कह रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आप सबने जो कुछ करना था चुनाव में कर दिया,
सम्मान बढ़ा दिया। अब हमारी कर्तव्य और जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है और मैं कोशिश करूँगा कि आपने जो जिम्मेदारी डाली है, जो दायित्व दिया है, अपने हर जिम्मेदारी को मैं पूरी क्षमता के साथ पूरी करने की कोशिश करूँगा। इस समस्या के लिए जिसकी आपने चर्चा की, हम लोगों का ध्यान है इधर। कल ही जिलाधिकारी महोदय से हम सब साथी, सारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अध्यक्ष जी, हम, दरोगा जी, लालगंज के सांसद, सारे लोग मिलने कल ही जिलाधिकारी जी का ध्यान इधर आकर्षित करने गए थे हम लोग। अब ये संकट और समस्या तो है और प्रयास करूंगा, अभी कह नहीं सकता, कोशिश करूंगा कि कोई स्थायी निदान इस समस्या का निकले, जिससे हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को इन परेशानियों से मुक्ति मिल सके। लेकिन वो एक लंबा काम है और मुझे लगता है जब तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बना लेंगे, इतना बड़ा काम हम लोग कर नहीं पाएंगे। और 27 में बना लेंगे तो बहुत से काम हुए हैं, तो ये काम भी होगा। और आजमगढ़ में आप जानते हो, सद्य नेताजी से शुरू करके आदरणीय अखिलेश जी और हमारी पार्टी के स्थानीय हमारे नेतागणों द्वारा ही इस किए हुए सारे काम हैं, तो उन कामों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये आप सभी को विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर आरडी मार साहब से लेके इस उम्र में भी आपने हम लोगों से कम मेहनत नहीं की, तो ऐसे मैं तमाम बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ। चलिए चर्चा आप सबसे कर लेंगे, जो कुछ भी करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे, यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यूपी 112 लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो फेज फर्स्ट में जो गाड़ियां आवंटित हुई थी, उनमें से कुछ गाड़ियां जो कंडम हो गई थी और उनकी जगह नई गाड़ियां हैं वो अभी परिवर्तित की जा रही है। उसी के क्रम में पहले जनपद को 14 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिली थी और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें CCTV कैमरा है वो भी लगा हुआ है। और आज 9 जो गाड़ियाँ हैं स्कॉर्पियो वो और जनपद को मिली है और 3 इसमें जो दोपहिया वाहन भी हैं जो कि पल्सर मोटरसाइकिल है और इनमें भी मतलब सारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक फ़ेज़ 2 के तहत जो सारी जो गाड़ियां हैं जो पुरानी हो गई है, कंडम हो गई है, उनकी जगह नई गाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ गाड़ियों की संख्या भी इसमें बड़ी है। इससे न केवल अपराध नियंत्रण पे बल्कि जो यहाँ पे और जो पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको बहुत अच्छा किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो नए कानून आए हैं उन्हीं के मद्देनज़र भी इनमें CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है या कोई सीन ऑफ क्राइम पे गाड़ियाँ जाती है तो इनमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ पे घटना स्थल है उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जिससे कि जो साक्ष्य का संकलन भी किया जा सकेगा और आगे आने वाले टाइम में अपराध नियंत्रण में और उसके बाद में जो कोर्ट्स के मैटर्स हैं ट्रायल में वहाँ पे सज़ा कराने में भी आसानी होगी। और इनके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि जो CCTV लगे हुए हैं उनका जो फीड है उसको कहीं से भी रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है, तो जिससे कि आप कहीं पे भी बैठ के और यदि कहीं पे घटना स्थल पे कोई इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसमें आप टाइम पे डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो गाड़ियाँ आई है इनका जो आजमगढ़ पुलिस है इसको बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा और आने वाले टाइम में पुलिस को और भी इस तरह के जो संसाधन है वो मिलेंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे से मेंटेन करें और अपराध पे पूरी तरीके से नियंत्रण करने में इन सब चीज़ों का बड़ा सहयोग मिलेगा।
बस आवाज नहीं जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राथमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो। कैसे चिकित्सा दी जाए और हमारा समय से प्रमोशन किया जाए। और अंतिम मांग हमारी है, अंतिम मांग हमारी है। हेलो, चढ़ बढ़ करके काम किया है और हम लोग बता रहे हैं कि सभी शिक्षक भाई ऑनलाइन हाजिरी बाइकाट करो, ऑनलाइन हाजिरी बाइकाट करो, ऑनलाइन हाजिरी बाइकाट करो। जय हिंद, जय शिक्षक। आंदोलन हम लोगों का सफल है। जिस एकजुटता से आप लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, यह आंदोलन आपका रंग लाएगा। 15 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। सरकार हम लोगों की बात मानेगी, झुकेगी। झुकना तो हर आदमी को पड़ेगा जो लोकतंत्र में अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, चाहे जोगी हो चाहे जोगी, और आपकी जेनुइन मांगों को मानेगी। जय शिक्षक, जय समाज। नहीं अपहरण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, नहीं अपहरण होगा। यह पहले के मंत्री भाई परिचय देते हुए आज किस तरह का प्रदर्शन आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय बेलागर। पहले मैं शिक्षक हूं, इसके बाद मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक पल्ली इकाई का अध्यक्ष हूं। आज हम लोगों को यहाँ एकत्रित होना पड़ा है क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं और वह बरसों पुरानी मांगे हैं। सरकार अनदेखी कर रही है और जो हमारे शिक्षा महानिदेशक महोदया हैं, उनके द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ना के इस क्रम में हमारे जितने भी समस्याएं रही हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की गई। और इस समय वर्तमान में हमें ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने की बात कह रही हैं। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विरोधी अगर हम कहीं हैं तो हमारी भी सुने और हमारी समस्याओं को सुन लें। हम आज परिषद के टीचर बन कर के रह गए। हमारे पास सिर्फ 14 छुट्टी होती है एक साल में। अगर मेरे घर कोई मर गया तो साल भर में यह 14 दिन का कार्य होता है। 14 दिन का काम खत्म हो गया और ये बताइए कि 345 दिन हम कहाँ क्या करेंगे, अपना वेतन कटवाएंगे। इसलिए अगर आप अटेंडेंस लागू कर रहे हैं तो हमें हमारी कैजुअल लीव को 15 किया जाए और 15 हमारी CL को कर दिया जाए और हमारे 30 EL कर दिए जाए जो राज्य कर्मचारियों को दिए जाते हैं। और हमारी कैशलेस जो हमको चिकित्सीय सुविधा है वो हमको दे दिया जाए। मैं सहर्ष ऑनलाइन हाजिरी लगाऊंगा, लेकिन जब तक ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे और हमको यह मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक हम लोग जो है आंदोलित रहेंगे और ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते रहेंगे। इस संबंध में आपने कोई बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही? जी हाँ, यह 8 तारीख से पूरा आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश संयुक्त कर्मचारी मोर्चा बन चुका है। लगभग सारे कर्मचारियों का एक समूह संघर्ष समिति बनी है प्रदेश स्तर पे और वह प्रदेश समिति का जो आदेश होता है हम यहाँ जिले इकाई पे, ब्लॉक इकाई पे उसका क्रियान्वयन करते हैं। हम लोगों का आदेश जो आया है, आज हर ब्लॉक मुख्यालय पे आज हमको धरना विरोध प्रदर्शन करना है। इसके बाद 15 तारीख को जनपद के सारे शिक्षक 1:30 बजे मेहता पार्क में एकत्रित होंगे और 2:30 बजे मुख्यमंत्री के नाम DM साहब को पत्रक ज्ञापन दिया जाएगा। और इसके बाद जो बातें मेरी नहीं सुनी गई तो हम लोग लखनऊ का तारीख है 29 जुलाई को पूरे प्रदेश के शिक्षक कर्मचारी लामबंद होकर के महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग कुर्बानी देंगे।
ये महुल्ला गढ़वल बांध गांगीपुर मठिया से आगे, ये देवरांचल, कई गांव जलमग्न हो गए हैं। उन्हीं लोगों से मिलने के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव आज बंधे पर आए हैं और लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। एक गांव के ग्रामीण लोग क्या मामला है? लोग बता रहे हैं कि आकाशीय बिजली, हाँ आकाशीय बिजली है। ये बाहर गई थी रोपनी के लिए, रोपने के लिए बाहर गए थे और जो है कि बिजली मार दी, खत्म हो गई तुरंत। कब, कितने घंटे की बात? 7:30 बजे, 7:30 बजे, 6:30 के बीच वही पानी आया। 2-3 मिनट बाद जो है कि बिजली इतनी तेज चमकी, उन्हीं को मार दी। तहसील पे कोई तहसील का अधिकारी आया? आए थे हाँ, अपना दरोगा साहब भी आए हैं। है कि यहाँ एक महिला की डेथ हो गई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। महिला अपने खेत में गई थी बिया उखाड़ने के लिए और उसको वहाँ 7:30 बजे के लगभग आकाशीय बिजली मार दी, जिसके कारण वो जल कर मर गई। तो रोपनी करने गई थी, तो वहाँ जैसे जो तेज़ बरसात हो रही थी सुबह, उसी के समय था कि लगभग 7 से 8 बिया उखाड़ने के लिए गई थी। उतनी रुपाई नहीं होती, बिया उखाड़ने के लिए। वहाँ काफ़ी लोग रहे होंगे, देखे रहे होंगे। वहाँ उसका खेत था, उसका अपना घर रुपाई करना था। अच्छा, उसके बच्चे घर थे, यानी रोपनी करने के। हाँ, उसके बच्चे घर थे। जब वो घर नहीं वापस आई तो सब घूमने लगे। उसका आदमी ढूंढने के लिए आया था यहाँ गाँव में। ठीक है, धन्यवाद। आशुतोष भैया, रॉन्ग साइड गाड़ी, एक तो रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ी करते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया बिहार के, देखो ये लगा उसको। रॉन्ग साइड गाड़ी खड़ा किया, एक्सीडेंट हो रहा है। इसका कागज मांगो, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। सब गाड़ी का फोटो खींच करो, सीट करो इसको, गाड़ी लगाओ, ये लोग चल के खड़े सारी अच्छी जो है। ये देखो, ये देखो ये गाड़ी के कैसे नंबर छुपा के रखते हैं। ये करो, ये देखो, ये देखो, ये नंबर छुपा के ले लिए, नंबर छुपा के रखते, ऐसे चलेगी। आइए उधर लगाओ, इधर फोर्स रहिए। सारी गाड़ी बिहार के, यार बिहार ये यार उधर भी है सर। फोर्स बुलाइए, फोर्स बुलाइए, इन लोग सबको बुलाइए। फोर्स है, कोतवाली कौन आता है? सर, प्राइवेट बसों का औचक निरीक्षण किया गया है, क्या है पूरा मामला? अभी 1.5 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को अभी सीज किया गया है, जो रॉन्ग साइड खड़े किए थे सड़क पे। इनके जो नंबर थे, कोई अरुणाचल प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, नागालैंड के हैं, और ये गाड़ियां यहीं चलाते हैं। आजमगढ़ से नोएडा चलाते हैं
आजमगढ़ से दिल्ली चलाते हैं, गाजियाबाद चलाते हैं, जो A to Z जो है उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, गाड़ियों को कई गाड़ियों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, ये परमिट व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हैं। ये टूरिस्ट में पास हैं और ये पैसेंजर उठाते हैं, हर जगह पैसेंजर उतारते हैं। तो ये आज ओवरलोडिंग चलते हैं। इनकी जो क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में ले जाते चलते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ था भोर में, परसों भी हुआ था भोर में। तो ये लोग इस तरह से पासर के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। आज हमने यहाँ आजमगढ़ में अपने DTC और ARTO के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सीज की गई हैं। प्रशासन को बुला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी कार्रवाई की। सर, क्या हिदायत दिया गया इन लोगों को आगे से ऐसे चलने के लिए? आप कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। यदि ये लोग चलाते पाए जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी और इन लोग के खिलाफ में FIR करके इन लोगों पर भी कार्रवाई की। सर, उन्नाव की घटना के बाद खुद मंत्री जी सड़क पर उतरे और इस तरह से जो दिल्ली वगैरह की बसें चल रही हैं, हाई स्पीड बसें चलती हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की। क्या है आज पूरा मामला, कितनी बसें सीज हुई? आज तो हमने 9 बसों को सीज किया है। हम पहले भी ऐसा इन बसों, इस तरह की बसों के जो परमिट शर्तों के विरुद्ध चलते हैं या जिनकी फिटनेस समाप्त है या यात्रियों की सुरक्षा के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको पहले भी हम कर चुके हैं कार्रवाई। और ये आगे अभियान तो अभी 22 तक है, बट उसके बाद भी हमारी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और हमारा उद्देश्य है कि अपने जो इन पर नियम कानून लागू होते हैं, परमिट जो शर्तें दी गई हैं उनके हिसाब से चलें और यात्रियों की सुरक्षा को कंप्रोमाइज़ ना करें। मतलब परमिट के शर्तों का उल्लंघन ना करते हुए इनको चलने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर ये जिनको विधि सम्मत जो प्रपत्र दिए गए हैं उनके हिसाब से चलते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और को कंप्रोमाइज़ करके प्रपत्र फेल हों चलेंगे तो वो हम नहीं चलने देंगे। सर, आज कितनी बसों को? आज 9 बसों को हमने सीज किया है। इनके खिलाफ, इनके परमिट और लाइसेंस के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने की प्रक्रिया करेंगे। उन्नाव में तो FIR भी दर्ज कराई गई? हम भी कर रहे हैं। अगर फिटनेस नहीं है और गाड़ी संचालित हो रही है तो मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्थाएँ ऐसी हैं कि हम FIR करेंगे उनके खिलाफ। टीम जब तक एक साथ है तब तक देयर इज वन कंपनी, फोर्ड ऑटोमोबाइल, जो कि सर, अपना परिचय देते हुए आज इस कार्यक्रम के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आपके विभाग के द्वारा किस तरह का सहयोग किया जा रहा है इन लोगों को, आज बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? मेरा नाम विवेक राय है और मैं उद्योग विभाग से इन्वेस्ट यूपी की तरफ से यहाँ पे हूँ। और आज का कार्यक्रम मेनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थ्रोलिया और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंक्यूबेशन सेंटर संचालित है उसके माध्यम से किया गया। मेन प्रोग्राम का फोकस ये था कि जो भी हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब सीकर न होकर एक जॉब क्रिएटर बने और मेनली यूपी में एक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भी बिल्ड हो। और इसी के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट है की स्टार्टअप पॉलिसी है 2020 की, उसके अंतर्गत जो भी हमारे यूपी में स्टार्टअप्स हैं उनको अप टू 7.5 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर का प्रोग्राम है जहाँ पे एटलीस्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे आजमगढ़ में भी जो हमारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी रनिंग है और अभी उनके थ्रू 10 स्टार्टअप इन पैनल है, जिसमें से 4 स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिल गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे स्टार्टअप जो इन पैनल होंगे उनके फाउंडर को 70,000 अप्रॉक्स उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और अगर वो वुमेन लेड स्टार्टअप है तो 50% एक्स्ट्रा उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर में उनको कोवर्किंग स्पेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, IPR से रिलेटेड सर्विसेज और उनकी जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है वो भी उनको हेल्प आउट किया जा रहा है। कोई एक सिंगल बंदा
पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योर रन नहीं कर सकता, पूरी की पूरी कंपनी रन नहीं कर सकती। एक इंसान सोचने में अगर बहुत अच्छा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका कोडिंग बहुत अच्छा है या उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, उसका पेपर पर उतारने का नज़रिया बहुत अच्छा है। जनरली डॉक्टर्स होते हैं ऐसे कलम से लिख देते हैं, ठीक, फिर जब तक। क्या नाम है? आर्या पाठक नाम है मेरा। आज जो सेमिनार आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस तरह से यूथ के लिए लाभकारी है? जैसे जिस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, तो उस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करना या ऐसा कुछ बात करना कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के और वो चीज़ डेवलप करें। तो उसके लिए ये सेशन हुआ था कि यहाँ के लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड होने से अच्छा है कि मतलब खुद का कुछ डेवलप करें और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी जॉब दें और खुद का भी कुछ डेवलप करें, जिससे देश का भी विकास हो। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस बारे में और आगे हम इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, लैब्स यूज कर सकते हो, इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट यूज कर सकते हो। तो आप वहाँ पे आई सीडिंग फंड्स प्रोवाइड करते हैं 7 लाख के आसपास, नॉट इन वन टाइम बट योर आइडिया इज़ गुड, तो वी आर प्रोवाइडिंग। तो हमने ये बातें शेयर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक दुबे है। सर हम ITI राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया मकराहा आजमगढ़ से आए हैं यहाँ पे। किस तरह का आज यहाँ कार्यक्रम आपको देखने को मिला, किस तरह का लाभ मिलेगा? यहाँ पे सर आए हम लोग बहुत चीज़ सीखे हैं। जैसे हमने ये सीखा कि यहाँ पे स्टार्टअप अपने एक माइंड में आए हुए विचार को कैसे हम एक मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, स्टार्टअप अपना कैसे कर सकते हैं। जैसे सर लोगों ने बताया, सर अशोक सर ने बताया, विपिन सर ने बताया कि हम अपने स्टार्टअप को कैसे डेवलप करेंगे। इससे ये होता है कि हम मतलब अपने अनएम्प्लॉय जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है इसको दूर कर सकते हैं और अपने विचार को हम एक्सप्रेस करके मतलब प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हमारे विचार को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर विचार आया मतलब आइडिया आया तो उसको हम नोट करें या डिनोट मतलब प्रेजेंट करें। इससे होगा क्या होगा कि हम और अच्छे के बारे में सोचें, और कि अगर उसे हम नोट नहीं करते हैं या उसे सिर्फ विचार को बेस्ट जाने देते हैं तो इससे ये हो जाता है कि वो विचार मतलब आइडिया कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए सर ने बताया कि आइडिया जो आया उसे यूज करिए। तो इसे बहुत बहुत थैंक यू देना चाहेंगे हम अपने कैंपस को, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया को और हमारे सुबोध कांत सर जो प्रिंसिपल सर हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने हमारे पूरे जो हमारे साथ बच्चे मतलब आए हैं दोस्त, उन सब ने ये सीखा है। पीपीटी ऑन करा। बोला जाए सर, अपना परिचय दीजिए और किस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़ में एक इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल सेल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICT की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। उसी की तरह एक स्कीम्स होती है इम्पैक्ट लेक्चर स्कीम, उसके थ्रू एक 20,000 की ग्रांट फंडिंग्स मिलती है कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के लिए। पूरे इंडिया में लगभग 400 के समथिंग ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 20,000 फंडिंग उस पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पे इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल चल रहा है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे बच्चे अपने आप को अच्छे से जॉब के साथ में जागरूक हो सकें। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए 2 मेंटोर जो नियरेस्ट किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के मेंटोर हों या पर्टिकुलर कहीं के एंटरप्रेन्योर हों या किसी इंडस्ट्रीज के ऑनर हों, उनको बुलाया जाता है। और 1.5 आवर्स का ये ड्यूरेशंस होता है। इसमें बच्चों को और उसके एरियाज़ के जितने भी लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, जिससे उनको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, कैसे वो फंडिंग पा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को और इनोवेट कर सकते हैं और जॉब के साथ भी अपनी एक बेहतरीन स्किल्स के बेसिस पे अपना खुद का स्टार्टअप्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़ की पहली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, इसको बहुत ही सक्सेस बनाया है। साथ में डॉक्टर अशोक यादव सर हैं, ये डीन अकेडमिक एंड मेंटोर हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ के। साथ में विपिन महादेवन सर हैं, ये भी मेंटोर हैं इंक्यूबेशन सेंटर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के। साथ में विवेक राय जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री प्रमोशन से हैं, जहाँ पे ये लोग स्कीम्स के बारे में बताते हैं। क्योंकि मोस्टली अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का एक ही मोटिव है कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो इनके पास में स्किल्स हैं, इनोवेशंस आइडियाज़ हैं,
प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं जो अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत एलोबरेट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं स्टार्टअप के थ्रू फंडिंग किस तरीके से पा सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। बिल्कुल, इसमें ये पॉलिसीज में सारी मेंशन की गई हैं विवेक जी के द्वारा, जितनी भी जहाँ से इतनी फंडिंग्स हैं या पर्टिकुलर कहाँ से स्टार्टअप्स कर सकते हैं। सर बताएंगे स्टार्टअप में कितना सड़क हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आप में भी इन्फेक्शन कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दिए गए घायलों के लिए? जो 18 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों से सबसे संपर्क किया गया। उनके परिवारजन आ भी रहे हैं, उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और उनके जाने के लिए जो पूरी सहूलियत है, चाहे वो एसी एम्बुलेंस की हम लोगों को व्यवस्था करनी हो या उनके परिवारजन जो आए हैं उनके लिए कुछ छोटी व्यवस्थाएं जो होती हैं, सुविधाएं खाने पीने इत्यादि की, उस सब के लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम लगाई है तहसील से। एडीएम जे साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब स्वयं इसको देख रहे हैं, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार मौके पे हैं। तो 18 के 18 जो हमारे मृत हैं सभी से हमारा परिचय हो गया है, सब लोगों से बात हो गई है और शिनाख्त भी हो गई है और उस एंड पे सभी तरह के जो तैयारियां थी वो पूर्ण कर ली गई हैं। इसके अलावा जो घायल थे उनमें से अब 8 ही लोग हमारे ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी उपचार ले रहे हैं। उनके भी परिवारजनों से बात हो गई है और उनको जितनी भी बेसिक व्यवस्था हैं, बेसिक सहूलत हैं, जैसे कपड़े क्योंकि फट गए हैं या खून से लथपथ हो गए हैं, खाना पीना, मोबाइल, चार्जर इत्यादि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम पूरी एक सूची बना के उस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की भी उन लोगों को कठिनाई ना हो। सर 18 मृतक लोग हैं, उनमें कितने लोगों की शिनाख्त हो गई, कितने लोगों की अभी तक नहीं हो पाई? सभी 18 लोगों की शिनाख्त हो गई है, सबके परिवारजनों से बात भी हो गई है और इस समय हमारे 10वें डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो रहा है, जिसका मतलब है कि 10 परिवारजन तो आ ही चुके हैं, तो वो सुचारू रूप से हो रहा है और इस दुखद उसमें जितनी भी मदद जिला प्रशासन कर सकता है उतनी हम करने की कोशिश करें। सबों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? हम लोगों ने 6 ऐसी एम्बुलेंसेस की व्यवस्था कर ली है, 3 जिसमें 10 पार्थिव शरीर जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था आज ही थी और हम कल सुबह तक जब तक पोस्टमार्टम होगा 3 की और तैयारी रहेगी, तो सारे के सारे डेड बॉडीज़ का हम लोग पहुँचाने में समर्थ हैं, उसकी व्यवस्था कर ली गई। अहम सवाल की हादसे की पीछे की वजह अभी तक की जांच में क्या निकला? बात आई कि ओवर स्पीड था या चालक नशे में था, क्या अभी तक जांच में निकल के सामने आया? चालक का पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है। इस तरह की जो कोई बात होगी कि नशे में थे कि नहीं, ये बात उसी से क्लियर होगी। बाकी सुबह का समय था, ऐसे में अमूमन गलती हो जाती है और तेज़ गति में भी गाड़ी होगी ही, जिस तरह का इम्पैक्ट हुआ है देखने से स्पष्ट है। तो इस तरह के हादसे नहीं हैं तो हम लोग बैठेंगे इस पर और एनएच के साथ एक कारगर योजना बनाएंगे, क्योंकि एनएच का कार्य क्षेत्र है, पर जिला प्रशासन और हमारी जिम्मेदारी होने के नाते हम लोग एक अपने स्ट्रेच के लिए जो 9 में पड़ता है उसके लिए कोई कारगर योजना बनाएंगे। सर बस के कागजात भी सही नहीं पाए गए हैं, कुछ कागज फर्जी पाए गए हैं, दूसरे के नाम पर रजिस्टर थी, दूसरे लोग का संचालन कर रहे हैं, इस पर क्या अभी तक कोई कार्रवाई तय की गई? हाँ, कार्रवाई इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो रिकॉर्ड निकाला है उसमें पाया है कि एक कार्रवाई प्रचलित है और इसको कार्रवाई को कंपाउंड करते हुए और कठोर कार्रवाई के लिए यहाँ से प्रेषण होगा। थैंक यू सर।